सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है गुरतेज सिंह। सक्सेस जर्नी में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है 3M, जो कि लीन मैन्युफैक्चरिंग का एक टूल है। मूरा, मूरी और मुड्डा। चलिए स्टार्ट करने से पहले एक बार आप शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके शेयर सब्सक्राइब से हम मोटिवेट होते हैं और मोटिवेशन में काम करने का कुछ अलग ही मजा है। चलिए देखते हैं ये मूरा, मूरी और मुड्डा है क्या, कहाँ से लिए गए हैं और कैसे ये हमारी इंडस्ट्री में हेल्पफुल होते हैं, और किससे हम इनको यूज करके अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, लॉस को कम से कम कर सकते हैं। ठीक है जी। जापानीज इंडस्ट्रीज में जो लीन मैन्युफैक्चरिंग को जन्म दिया है और यूज किया है और जिस तरह से इस्तेमाल किया है और उसके बाद उस चीज को डॉक्यूमेंट किया है, वो हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है और एक स्टडी का एक ब्रॉड सेक्टर भी है। और लीन मैन्युफैक्चरिंग में हजारों टूल हैं जिसको यूज करके हम अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसका एग्जांपल ये है कि देखो, जापानीज इंडस्ट्री जब स्टार्टिंग हुई थी, यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब जापान में क्राइसिस आया था, तो उस टाइम उनकी इंडस्ट्री पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। बट उन लोगों की कितने साल की मेहनत है जिसके द्वारा वो दोबारा से खड़े हुए, और जापानीज इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर एक नाम है और एक सिस्टम है उनका, कि सिस्टम बोलता है कि जापानीज इंडस्ट्री में एक अच्छा सिस्टम होता है, और वो सभी लीन मैन्युफैक्चरिंग के टूल ही इस्तेमाल करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं M1 के साथ। M1 यानी कि मूरा, M2 मुरी और M3 है मुड्डा। M1 M1 है जो कि मूरा। मूरा में हमारा प्रोसेस होता है, ये अनइवन होता है, अनइक्वल होता है। कि अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग की प्रोडक्शन की बात करूं कि किस मशीन पे हमारी कितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए, कितनी मशीन की कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन अनइवन होती है। आज तो हमने जितना मशीन का टारगेट है उतना अचीव कर लिया, लेकिन कल उतना होगा नहीं होगा किसी को कुछ नहीं पता होता, और ना ही उतनी प्रोडक्शन होती है। पूरी टीम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकती कि इस मंथ में मैं इतनी आउटपुट दे पाऊंगा, इतनी प्रोडक्शन कर पाऊंगा, क्योंकि प्रोसेस हमारा अनइवन है, अनसर्टेन है, जिसके कारण प्रोडक्शन करना बहुत मुश्किल है, और कस्टमर को हम समय पे टाइम पे प्रोडक्ट नहीं दे पाते, क्योंकि प्रोसेस प्रोडक्शन उतनी हो ही नहीं पाती। ये एक चार्ट है, इसको हम सेल डाटा से भी कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, और प्रोडक्शन का डाटा भी मान सकते हैं इसको। ये मंथ वाइज प्रोडक्शन मान के चलिए आप इसको। अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये क्वार्टरली प्रोडक्शन है। ये जैसे अक्टूबर की प्रोडक्शन है, इस मंथ में हमारी 2400 यूनिट प्रोडक्शन हुई है, लेकिन मशीन की कैपेसिटी इससे कहीं ज़्यादा थी, ज़्यादा हो सकता था। बट प्रोसेस अनइवन है, प्रोडक्शन अनइवन है, मशीनरी अनइवन है, जिसके कारण हमारी प्रोडक्शन सही नहीं हो पाई। नेक्स्ट मंथ में फिर इक्वल हुई है, बट उससे अगेन नेक्स्ट मंथ में यानी कि दिसंबर में देखिए प्रोडक्शन कितनी डबल हो गई, जनवरी में फिर से बढ़ गई, और अगेन फरवरी और मार्च में डिप हो गई। इसका मतलब यह है कि हमारा प्रोसेस अनइवन है, क्वालिटी नहीं है प्रोसेस के अंदर। कितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए, कितनी लाइन की कैपेसिटी है, हम उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। राइट। इसको हम सेल्स के डाटा के साथ भी जोड़ के चल सकते हैं, कि हमारी जो सेल्स है वो अनइवन है, उसकी कोई क्वालिटी नहीं है। अगर इसको डाटा को हम क्वालिटी कंप्लेंट्स के रूप में मान के चलें, कि हमारी कंप्लेंट्स भी कभी भी कितनी भी कंप्लेंट्स आ सकती हैं, हमारी कोई प्रोडक्ट की क्वालिटी में स्टेबिलिटी नहीं है। राइट। तो इन चीज़ों को, जैसे जो प्रोसेस अनइवन होता है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है पहले, कि हम सही प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। फिर रूट कॉज एनालिसिस से फाइंड आउट किया जाता है कि हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं। जैसे हमने पहले एडी में भी पढ़ा है और प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स में भी पढ़ा है, कि कैसे हम रूट कॉज एनालिसिस का, यानी कि फिशबोन डायग्राम का इस्तेमाल करके हम रूट कॉज तक पहुंच पाते हैं, कि अगर मेरी प्रोडक्शन नहीं हो पा रही है उसके पीछे क्या 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 रीज़न है। राइट। और उनको हम वन बाय वन जो प्रॉब्लम्स हैं उनको किल करते हैं, प्रिवेंट एक्शन लेते हैं, एक्शन को वैलिडेट करते हैं, और बाद में प्रिवेंटिव एक्शन लेते हैं कि आगे से प्रॉब्लम ना आए और हमारी प्रोडक्शन इवन होए और इक्वल चले। लाइन को बैलेंसिंग करते हैं। जहाँ पे हमारी एग्जांपल किसी मशीन पे हमारी बोटलनेक मशीन है, वहाँ पे प्रोडक्शन पूरी नहीं हो पा रही, तो हो सकता है वहाँ मेरे इन्वेस्टमेंट की जरूरत हो, मैन पावर इंक्रीज करने की जरूरत हो, लाइन की स्पीड इंक्रीज करने की जरूरत हो। तो हम जो हमारी लाइन इम्बैलेंस है, इम्बैलेंस से लाइन को बैलेंस करते हैं। जहाँ पे लैगनेस है वहाँ पे
और इनपुट देते हैं, सपोर्ट देते हैं, टीम को बढ़ाते हैं, टीम को एम्पावर करते हैं, और जहाँ पे आसानी से प्रोडक्शन हो रही है उसको थोड़ा हम कम कर सकते हैं ताकि लाइन हमारी बैलेंस रहे, और प्रोडक्शन को, आउटपुट को हम मॉनिटर कर सकें, बता सकें कि हमारी प्रोडक्शन अब इक्वल है, ताकि हम एक एक सर्टेन लेवल तक काम कर सकें, और जब बढ़ना है तो परसेंटेज बाय परसेंटेज आगे बढ़ सकें कि इस मंथ इतना प्रोडक्शन किया, नेक्स्ट मंथ 2%, 3% इंक्रीज करेंगे, नेक्स्ट मंथ 4% इंक्रीज करेंगे, अगेन 5% इंक्रीज करेंगे। ऐसा एक हम बढ़ते क्रम में आगे बढ़े। ऐसा नहीं है कि एक मंथ हमने बहुत ज़्यादा आउटपुट दे दिया, जैसे कि इस मंथ में दिखाया गया है कि 2800 यूनिट आउटपुट दिया, अगले 2-3 मंथ में डिप होता चला गया। तो अनइवन प्रोडक्शन से काफ़ी लॉस होता है, कस्टमर एक बार तो जुड़ जाता है, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम उसको ऑर्डर ही नहीं पूरा कर पाते और कस्टमर कहीं और चला जाता है क्योंकि उसको समय पर डिलीवरी नहीं मिलती। नेक्स्ट वन है मूरी, M2 मूरी। मूरी में हमारा जो प्रोसेस है वो ओवरलोडेड होता है, ओवरबर्डन होता है, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो मैन पावर हो। अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात हो करें तो मशीन, बोटलनेक मशीन मूरी के वेस्टेज में आती है, कि जो कि ओवरबर्डन होती है, वो सातों दिन 24 घंटे चलती है। चलने के कारण उसमें वेयर एंड टियर्स भी ज़्यादा आती हैं, ब्रेकडाउन भी ज़्यादा आती हैं, और जिसके कारण मशीन की प्रोडक्शन और भी कम होनी स्टार्ट हो जाती है। पहले ही उसकी आउटपुट कम है उस प्रोसेस की, उस ऑपरेशन की, अगेन वो लगातार चलने के कारण उसमें और प्रॉब्लम आने लगती हैं, और प्रोडक्ट की क्वालिटी और डिलीवरी रिड्यूस होती चली जाती है, और हम समय पे मटेरियल नहीं दे पाते, और कहीं ना कहीं काफ़ी लॉस उठाना पड़ता है। तो जब, और ऐसा ही मैन पावर के साथ होता है, कभी कभी कोई एरिया ऐसा होता है कि जहाँ पे मैन पावर कम होती है या स्किल्ड मैन पावर कम होती है, और वो 1-2% काफ़ी ओवर बर्डन रहता है, जिसके कारण वो स्ट्रेस में होता है, गलतियां करता है, और बड़ी बड़ी गलती भी कर सकता है, जिससे कंपनी को काफ़ी नुकसान होता है। तो जब हमारा कोई प्रोसेस, कोई मशीन, कोई मैन पावर, कोई एम्प्लॉय ओवर बर्डन होता है, तो वो मूरी की कैटेगरी में आता है, और हमें उसकी बर्डन को कम करना होता है, देखना होता है कि कहाँ कहाँ से हम इसको लोड कम कर सकते हैं। मशीन, बोटलनेक मशीन के पास हम एडवांस में उसको चला सकते हैं, जैसे शिफ्ट हमारी 8 बजे स्टार्ट होती है, उस मशीन को थोड़ा जल्दी चला सकते हैं तो जल्दी चलाएंगे, एक्स्ट्रा मैन पावर देके वहाँ की प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं, टाइम स्टडी कर सकते हैं लाइन की, कि माइनर लॉसेस को आइडेंटिफाई करके उनको किल किया जा सके, ताकि बोटलनेक मशीन की प्रोडक्शन इंक्रीज करी जा सके और प्रोडक्शन लाइन बैलेंस हो सके, राइट। अगर कोई पर्सन ओवर बर्डन है, अगर वो टेक्निकल पर्सन है, तो उस पर्सन से क्लैरिकल जॉब को लेके दूसरे बंदे को दिया जा सकता है, ताकि वो अपने टेक्निकल वर्क पे फोकस कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे सके। और अगर कोई क्लैरिकल वर्क में ज़्यादा लोडेड है, तो उसकी डाउन द लाइन टीम को लोड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ताकि वो पर्टिकुलर पर्सन जिसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत है, जो ओवरबर्डन है, और उसके ओवरबर्डन के कारण वो बार बार गलती कर रहा है और कंपनी को लॉस हो रहा है, ताकि उसके ओवरबर्डन को कम किया जा सके, बैलेंस किया जा सके। तो मुर्री में हम मैन पावर की, मशीन की ओवरबर्डन को कम करते हैं, राइट। और डे टू डे लाइफ में भी ओवरबर्डन की वजह से हमें काफ़ी लॉसेस होते हैं। तो अगर हमारी डे टू डे लाइफ में भी कुछ किसी कारण से हमारे ऊपर ओवरबर्डन होता है, तो हम अपने साथ वालों को बता के उनकी सपोर्ट कर सकते हैं, फैमिली मेंबर उनसे बात कर सकते हैं कि आप बड़े परेशान लग रहे हो, आपको क्या बर्डन है, ताकि उनसे बात करके उनकी बर्डन को कम किया जा सके, और उनकी आउटपुट को इंक्रीज किया जा सके। देखिए, जितने भी ये टूल हैं लीन मैन्युफैक्चरिंग के, ये सिर्फ इंडस्ट्रीज के लिए ही नहीं, इनको हम पर्सनल लाइफ में यूज कर सकते हैं और इनका बेनिफिट उठा सकते हैं। जितने भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इसमें बताता हूँ, वो सभी कहीं ना कहीं मैं दोनों साइड से लेके एग्जांपल चलता हूँ, कि जब पर्सनल लाइफ में हम कैसे यूज कर सकते हैं टूल्स को, कैसे हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे इनको यूज करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और प्रोफेशनल लाइफ के लिए ये कितने इंपॉर्टेंट है, कैसे इनको यूज करके हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और लॉस को एलिमिनेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। थर्ड वन है मुड्डा। मुड्डा का हमने कंप्लीट टॉपिक कवर किया हुआ है, कंप्लीट वीडियो है मुड्डा के ऊपर, जिसमें इसमें हमने 1 बाय 1 स्टेप्स को कवर किया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और बट फिर भी हम इसको थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे मुड्डा में हमारे पास 7 वेस्टेज होते हैं, 7 वेस्टेज ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग। इसमें फर्स्ट वन को हम मान के चलते हैं इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री, एक्सेस इन्वेंट्री हमेशा वेस्टेज के रूप में काम आती है, क्योंकि ओवर इन्वेंट्री को, ज़्यादा इन्वेंट्री को रखने के लिए हमें काफ़ी खर्चे पड़ते हैं, मैन पावर का खर्चा पड़ता है, रख रखाव में खर्चा पड़ता है, और उसके लिए स्पेस की जरूरत पड़ती है। इन सभी के कारण कंपनी को लॉस होता है, जो कि हमें बियरेबल नहीं होता, जो हमारे प्रॉफिट में से निकलता है। सो इन्वेंट्री रखनी चाहिए,
बट इतनी भी नहीं रखनी है कि वो ओवरबर्डन होती रहे और एक्स्ट्रा खर्चा कंपनी में बढ़ता रहे। मिनिमम से मिनिमम इन्वेंट्री में काम चलाना चाहिए और जस्ट इन टाइम के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्शन होनी चाहिए, जस्ट इन टाइम के अकॉर्डिंग ही डिलीवरी होनी चाहिए। सेकंड वन, वेटिंग। जब हमारा कोई मशीन, कोई मैन पावर, कोई मटेरियल वेट करता है किसी दूसरी चीज़ के कारण, फॉर एग्जांपल पावर नहीं है, इलेक्ट्रिकल इश्यूज के कारण हमारी प्रोडक्शन लाइन ठप पड़ी है, नहीं चल पा रही है, वो एक वेटिंग है। कई बार रॉ मटेरियल नहीं होता, उसकी वजह से मैन पावर, मशीन सभी वेट करते होते हैं। और कभी कभी हमारे पास मैन पावर नहीं होती, इसकी वजह से मशीन और अदर रिसोर्सेज हमारे वेट करते हैं कि जब मैन पावर आएगी तो हम प्रोडक्शन करेंगे, तब लाइन चलाएंगे। इसी तरह हमारा कभी कस्टमर वेट करता है, लेकिन कस्टमर कभी वेट नहीं करता, वो दूसरे से ले लेगा। चलो जितनी भी देर कस्टमर को वेट करना पड़ा, अगर हम मार्केटिंग लाइन से इसको जोड़ के चलते हैं तो वेटिंग अपने आप में बड़ा लॉस है और वेट का हमें हरजाना भुगतना ही पड़ता है। डिफेक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग लाइन में जितने डिफेक्ट्स जनरेट होते हैं, स्क्रैप जनरेट होती है, जो प्रोडक्ट हमारा ओके गुड्स प्रोडक्ट नहीं बनता, ओके प्रोडक्ट नहीं बनता, तो वो डिफेक्ट्स जनरेट होता है। उसमें जितना मैन पावर, उसका रिसोर्सेज, मशीन लगा है और रॉ मटेरियल जो लगा है, वो सारे का सारा वेस्ट होता है, डंप होता है, वो तो डायरेक्ट लॉस है कंपनी के लिए। ओवर प्रोडक्शन, जब हम ओवर प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर देते हैं जिसकी अभी डिमांड नहीं है, या जितना ऑर्डर आया था उससे ज़्यादा हमने प्रोड्यूस कर दिया, तो वो कहीं ना कहीं इन्वेंट्री में जाके काउंट होएगा। इन्वेंट्री का हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया गया है कि जब इन्वेंट्री बढ़ेगी तो उसका लॉस कंपनी को भुगतना पड़ता है, उसका जो खर्चा पड़ता है वो हमारे प्रॉफिट में से जाता है। सो ओवर प्रोडक्शन खुद में काफ़ी बड़ा वेस्टेज है और इससे भी काफ़ी लॉस होता है। ये हमारा रॉ मटेरियल पहले से कंज्यूम कर लेता है, फिनिश गुड को स्टोर करना पड़ता है, तो उसमें खर्चे अलग से आते हैं। और जो प्रोड्यूस कर दिया गया उसकी एक्सपायरी डेट धीरे धीरे कम होनी स्टार्ट हो जाती है जिस दिन से प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुकी है प्रोडक्ट की। नेक्स्ट वन है मोशन। अननेसेसरी ऑपरेटर की मोशन, वर्कर की मोशन या एम्प्लॉय की मोशन कंपनी के लिए खतरनाक होती है, नुकसानदायक होती है। इसमें पर्सन हमारा अपनी एनर्जी को अननेसेसरी मोशन में कन्वर्ट यूज करता है और अपनी एनर्जी को, अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर पाता। और मोशन ऐसा होता है कि जब किसी ऑपरेटर को एक मशीन से दूसरी मशीन तक जाने में काफ़ी बार बार जाना पड़ता है, कुछ प्रोडक्ट उठाने के लिए, कुछ टूल लेने के लिए, जैसे कि हम सर्विस सेंटर्स में देखते हैं, जैसे जब कार की, बाइक की सर्विस करवाने जाते हैं, तो कुछ ऑपरेटर के पास अपने टूल पूरे नहीं होते, वो बार बार दूसरे मशीन वाले से लेने जाता है, दूसरे ऑपरेटर से लेने जाता है, फिर बार बार आके अपने यूज करता है, फिर दोबारा से टूल लेने आता है, तो जो उनका टाइम वेस्ट हो रहा है उसमें, और एक दूसरे के साथ उनका झगड़ा भी हो सकता है कि तू मेरा टूल क्यों लेके आ गया, मेरे को जरूरत थी। और इसमें ओवरऑल आउटपुट में काफ़ी असर पड़ता है। जो पर्सन की एफिशिएंसी है वो कम होती है, वो चलने फिरने में थक जाता है, और जितना वो जाने में उसने टाइम वेस्ट किया उसमें वो कुछ और प्रोड्यूस कर सकता था। ट्रांसपोर्टेशन, अननेसेसरी मटेरियल की मूवमेंट विद फोर्कलिफ्ट और एनी ट्रॉलीज इन द डिपार्टमेंट, वो भी कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। जब हम मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह बार बार लेके जाना पड़े, मशीनों में डिफरेंस ज़्यादा हो, जैसे एक ऑपरेशन से बी ऑपरेशन में जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा होगा, बार बार ऑपरेटर को 4 मशीनें पार करके वहां जाना पड़ेगा, जिस ट्रॉली पे, जिस फोर्कलिफ्ट पे मटेरियल रखेगा वो उस पे से गिर भी सकता है, डैमेज भी हो सकता है, और जो उस मटेरियल को मूव करने के लिए हमें एक्स्ट्रा मैन पावर भी लगानी पड़ सकती है, फोर्कलिफ्ट का ऑपरेटर एक्स्ट्रा लेना पड़ सकता है, मशीन की भी वेयर एंड टेयर होगी, यानी कि जो फोर्कलिफ्ट यूज होगा उसकी भी वेयर एंड टेयर होती है, तो वो भी कंपनी के लिए नुकसानदायक होता है। ओवर प्रोसेसिंग, जब हम एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग करके किसी कस्टमर को देते हैं, यानी कस्टमर की डिमांड कम ग्रेड के प्रोडक्ट की होती है, लेकिन हम उसको ज़्यादा ग्रेड का ज़्यादा अच्छा बना देने की कोशिश करते हैं और उसमें हमें ज़्यादा खर्चा आता है। जैसे कस्टमर को कोई प्रोडक्ट चाहिए, मान कि उसको 10 kg वेट का जो बियर कर सके, उस प्रोडक्ट उस लेवल का प्रोडक्ट चाहिए कि 10 kg वेट को वो बियर कर सके, कोई ऐसा टूल है और ऐसा कोई इक्विपमेंट है, बट हमने ओवर प्रोसेसिंग करके अच्छा मटेरियल लगा के उसको 20 से 30 या 40-50 kg तक बना देगी, वो 40-50 kg तक का लोड बेयर कर सके, तो वो हमारा ओवर प्रोसेसिंग हो गया। हमने अच्छा मटेरियल यूज़ किया, अच्छी मशीनों पे उसको बनाया, जो कि कस्टमर तो पे करेगा आपको 20 kg लोड लिफ्टिंग के लिए ही, बट हमने ज़्यादा बना दिया, वो हमारी हेडेक है, हमने ज़्यादा बनाया है, तो उसका कस्टमर को कोई बेनिफिट नहीं है। कस्टमर की डिमांड ही जितने की थी, हमने उसको अकॉर्डिंग ही बनाना चाहिए। एक्स्ट्रा अगर बनाएंगे
तो कस्टमर उसके पे आउट नहीं करेगा। ठीक है सर, ये 7 वेस्टेज हैं जो कि मुड्डा में आते हैं। इसके लिए हमने अलग से एक्सप्लेन किया है, इनको अलग से वीडियो बनाई है, आप वहाँ भी जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, आपने वीडियो देखा। और अगर आपको कोई इसमें क्वेरी है, आप पर्सनल मैसेज डाल सकते हो और आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, जिससे मैं आपके कमेंट पढ़ के आपको रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आप जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, आप कृपा करके हमें बताइए और हम आपको उस टॉपिक पे वीडियो प्रोवाइड करेंगे। ओके, धन्यवाद, थैंक यू, सत श्री अकाल।